चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद आज हम लोग आए हैं एक शानदार वीडियो लेके। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 क्लास 8 का साइंस। उसका एक अध्याय है जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। आज हम इसको एकदम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं इस नोट्स की सहायता से। ठीक है, तो वीडियो अभी नहीं आ रहा था दोस्तों, तो अब वीडियो प्रयास करेंगे कि लगातार अपलोड हो इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस अध्याय के बारे में। तो अध्याय का नाम है दोस्तों फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ये हमारे अध्याय का नाम है। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला तो चीज बात आती है, फसल किसको बोलेंगे? फसल किसको बोलेंगे? तो फसल किसको बोलेंगे? तो बोलता है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे देखें, उदाहरण देखते हैं। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हो। जैसे कि अब आप लोग देखेंगे फसल में, अब फसल किसको बोलेंगे? कोई भी फसल मतलब कोई भी एक पौधा, ठीक है, एक बड़े भूभाग पे होना चाहिए। ये नहीं कि एक पौधा गेहूं का हो, दूसरा पौधा मटर का हो और तीसरा पौधा सरसों का हो जाए, तो उसको हम फसल कोई एक फसल उसको नाम नहीं हम लोग दे पाएंगे। एक फसल नाम देने के लिए पहला तो उसमें क्या होना चाहिए कि बड़े पैमाने पर या एक ही तरह के पौधे, जैसे गेहूं का फसल है तो गेहूं को उगाएगा, मतलब एक पौधा गेहूं का होगा, पूरे बड़े भूभाग पे क्या होना चाहिए? सिर्फ गेहूं के ही पौधे होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फसल बोलेंगे। चलिए आइए देखते हैं फसल का प्रकार। अब देखते हैं कि फसल भारत में फसल मौसम के आधार पे फसलों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? दो मुख्य वर्गों में बांटा गया। अब कौन कौन सा वो होता है? पहला है खरीफ। कौन है पहला? खरीफ। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आ जाएगा रबी। कौन सा आ जाएगा? रबी फसल। ठीक है, तो उसको आगे देख लेंगे हम लोग। चलिए ये देखते हैं कि बोलता है कि यह फसल वर्षा ऋतु में, किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कौन सी फसल दोस्तों? तो ये हो जाएगा खरीफ फसल। कौन सा? खरीफ फसल। किस ऋतु में बोई जाती है? तो हो जाएगा वर्षा ऋतु। प्रश्न आएगा खरीफ फसल किस ऋतु में बोई जाती है, तो क्या हो जाएगा इसका? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कौन सी फसल? खरीफ फसल। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा कौन सा फसल है दोस्तों? चलिए अब उससे देखने के पहले इसका माह देख लेते हैं, किस माह में इसको काटते हैं, किस माह में इसको बोलते हैं। तो बोलता है इसका समय जो है कि जून से सितंबर, मतलब जून सबके माह में इस फसल को अक्सर बो दिया जाता है। सितंबर अक्टूबर के समथिंग इसको काट लिया जाता है। ठीक, चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। इसको आदि कर लीजिए ETC। ठीक है, चलिए आइए तो बताए धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे केवल वर्षा ऋतु में ही बोई जाती है या उगाते हैं। नहीं, धान को अक्सर देखेंगे आप लोग, जहां धान उगाते हैं वहां क्या होता है कि धान के फसल में अक्सर देखिएगा पानी, क्योंकि ये पानी का ही फसल है। अत्यधिक मात्रा में क्या करती है? अवशोषित करती है। कौन सी? धान की फसल। इसीलिए अक्सर किस में रोक देते हैं? वर्षा ऋतु में। इस समय क्या रहती है कि पानी हमारे इस फसल को, धान को इस मौसम में पानी संपूर्ण मात्रा में मिल पाती है। चलिए दूसरा देखते हैं, खरीफ फसल। दूसरा क्या है दोस्तों? खरीफ फसल। अब खरीफ फसल को देखेंगे तो बोलता है यह फसल शीत ऋतु में कब बोई जाती है? शीत ऋतु में उगाई जाती है। शीत ऋतु में उगाई जाती है। कौन सी फसल? तो यह हो जाएगा खरीफ। कौन सा हो जाएगा? खरीफ फसल कब कब बोई जाती है? चलो इसको आगे कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब सही रहेगा इसको पढ़ने में, नहीं? चलिए अब आते हैं। चलिए बोलता है, सॉरी,
चलिए देखें एक बार। चलिए कौन सा था? रबी फसल। यह फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है। ठीक। इसका समय क्या होता है? इसका समय होता है अक्टूबर से मार्च तक। अक्टूबर से मार्च तक, यानी कि अक्टूबर के माह में, अक्टूबर के माह में इसको बोते हैं और मार्च के माह में इसको काट लिया जाता है। ठीक। ये टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो उदाहरण के तौर पर देखें, रबी फसल का उदाहरण कौन कौन है? गेहूं, चना, मटर, सरसों, असली। गेहूं, चना, मटर, सरसों, असली। अक्सर ये सब देखेंगे तो ठंडी के मौसम में, यहाँ लिखा हुआ शीत ऋतु। किसमें? शीत ऋतु। जो अभी समय आने वाला, अभी 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 अक्सर ये सब फसल बोया, जैसे अक्टूबर अक्टूबर का हम लोग का चला गया तो बहुत सारा फसल, जैसे गेहूं बोया गया, चना, मटर, सरसों आदि अभी के समय में बोया जा रहा है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला देखें। अब हम लोग देखते हैं इसमें कृषि पद्धति के बारे में। किसको देखेंगे? कृषि पद्धति के बारे में। मतलब कृषि जो करते हैं उसमें कौन कौन सा नियम कब कब लगाते हैं, उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए आइए। बोलता है फसल उगाने के लिए किसानों को 7 मुख्य चरण क्रमानुसार करने होते हैं। मतलब मुख्य रूप से इसको 7 चरण में, मतलब किसानों को गुजरना होता है इस रास्ते से। ठीक। एक फसल को सुरक्षित उपजाने के लिए, अपने अपने को रखने के लिए, पहला है मिट्टी को तैयार करना। आप लोग देखे होंगे फसल बोने या फसल लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करते हैं। ठीक। उसमें अलग अलग तरह का औजार प्रयोग करते हैं, अलग अलग तरह का सामान प्रयोग करते हैं। तो मिट्टी को पहला पहला काम क्या होता है? फसल बोने से पहले मिट्टी को क्या करते हैं? सही से तैयार करते हैं। उसके बाद मिट्टी तैयार होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसमें बुआई करते हैं। मतलब कोई चीज बोते हैं, जैसे मकई हो गया, धान हो गया, गेहूं, कोई भी फसल हो इत्यादि, उसको क्या करेंगे? उसके बाद बोते हैं। नहीं, उसके बाद होता है खाद एवं उर्वरक देना। अब बोने के बाद क्या होता है कि उसमें क्या देते हैं? पौधे को, पेड़, मतलब छोटे छोटे पौधे को, पौधे की वृद्धि के लिए क्या देते हैं हम लोग? खाद या उर्वरक का प्रयोग हम लोग उसमें करते हैं। नहीं, खाद एवं उर्वरक का प्रयोग। उसके बाद होता है सिंचाई। जब पौधे धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? बड़े होने लगते हैं। पौधे धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं, हम उसमें क्या देते हैं? पानी देते हैं। क्या देते हैं? पानी देते हैं। उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों? सिंचाई। क्या बोलेंगे? सिंचाई। पहला क्या हुआ? मिट्टी तैयार करेंगे, उसके बाद बुआई, उसके बाद खाद या उर्वरक देना। ठीक है। उसके बाद सिंचाई करेंगे। अब उसके बाद सिंचाई करने के बाद छोटे छोटे अन्य सारे भी पौधे जो कि हमारे मुख्य रूप से जो फसल हम उपजाते हैं उसके लिए, वो हमारे उसको क्या करते हैं? बाधित करते हैं, यानी कि उसको हानि पहुंचाते हैं। उसको बोलेंगे खरपतवार। क्या बोलेंगे? खरपतवार। अब उससे भी सुरक्षा करना होता है। उससे क्या करना होता है? सुरक्षा करना होता है। तो होता है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा। नहीं, चलिए इसका आगे आगे बढ़ाते हैं इसको। चलिए यहां तक हो गया। चलिए खरपतवार से सुरक्षा के बाद क्या करेंगे? खरपतवार से सुरक्षा। अब देखिए, खरपतवार की सुरक्षा के बाद अब पौधे धीरे धीरे क्या होते हैं? बड़े हो जाते हैं, उसमें फल लग जाते हैं। अब फल लगने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको उसको क्या करते हैं? खरपतवार सुरक्षा करने, उसके बाद क्या करते हैं? उसका कटाई करते हैं। क्या करते हैं? कटाई। अब उसको काटते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं। फसल को सुरक्षित रखते हैं। नहीं, चलिए उसके बाद क्या है? भंडारण। क्या है? भंडारण। अब जब फसल को काट करके ला, इसी इसी बीच में क्या होता है? थ्रेसिंग भी आ जाता है। थ्रेसिंग इसी बीच में आ जाता है। उसके बाद क्या हम लोग कर लेते हैं? भंडारण। क्या करते हैं? फसल का भंडारण, मतलब उसको सुरक्षित रखते हैं ताकि उसको लंबे समय तक उसका उपयोग कर सके या व्यापारियों को बेचा जा सके। चलिए इससे आगे देखते हैं। चलिए अब सभी को एक एक करके देखेंगे। ठीक है। जितना हम लोग देखे 7 चरण, उसमें से पहला चरण देखेंगे। कौन सा था पहला चरण? मिट्टी तैयार करना। कौन सा था? मिट्टी तैयार करना। उसी को हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है। चलिए आइए। तो मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी तैयार कैसे करते हैं? बोलता है जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है? जुताई। मिट्टी को उलटने पुलटने। ठीक है। अब क्या कहलाती है? जुताई। अब बोलते हैं इसका महत्व क्या है? क्यों मिट्टी को उल्टे पलटे? आप लोग देखे होंगे ट्रैक्टर वगैरह से। नहीं, सीड, मतलब उसका अलग अलग औजार है, सीड ड्रिल है, इस सबसे क्या करते हैं? मिट्टी की उलट फेर करते हैं। नहीं, ऊपर का मिट्टी नीचे है, नीचे का मिट्टी ऊपर करते हैं। चलिए आइए, इसका महत्व क्या उसको देख लें एक बार। बोलता है
इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है और आसानी से सांस ले सकती है। नहीं, देखिए क्या होता है कि जब हम कोई फसल बोते हैं, अगर इसी तरह हार्ड मिट्टी में हम उसको बो देंगे तो क्या होगा, वो फसल जो अपनी जड़ें फैलाए, उसकी जो नए नए पौधे बीज बोते हैं, उसमें पौधे का जड़ें जो होती है क्या होती है, बहुत नाजुक होती है। तो उसको वो आसानी से अंदर चले जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं अच्छे तरीके से। नहीं बोलता है इसका मतलब इसलिए इसकी जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है और आसानी से सांस ले सकती है। बीज जो है आसानी से क्या ले सकती है, सांस ले सकती है। मिट्टी हल्का है, उसका मतलब पोली मिट्टी में केवल केचुए एवं सूक्ष्म जीव की वृद्धि होती है जो ह्यूमस बनाते हैं। अब पोली मिट्टी जो देखा है वो मिट्टी जो हल्का हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है, तो उससे क्या होता है, मिट्टी वहां पे क्या होता है, केचुआ केचुआ होता है और सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होती है और ह्यूमस बना पाते हैं। मतलब सही से जो केचुआ वगैरह सूक्ष्म जीव है इसमें गति करते हैं और क्या करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। नहीं, उसका होता है पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं जिससे पौधे उनका उपयोग कर सकते हैं। जो पोषक पदार्थ है मिट्टी में, जो भी पोषक पदार्थ है वो धीरे धीरे क्या ऊपर आ जाती है ताकि उसका जड़ सही तरीके से क्या कर सके, उपयोग कर सके, प्रयोग कर सके, ठीक है, अपने पोषण के रूप में। चलिए अब देखते हैं इसका औजार। नहीं, अब इसका क्या देखेंगे हम लोग, औजार। अब इसमें क्या क्या औजार लगती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। मतलब मिट्टी को तैयार करने में कौन कौन सी औजार की आवश्यकता होती है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला औजार है, ठीक है, तो पहला औजार क्या हो जाएगा, हल। क्या होगा, हल। आप लोग हल को देखे भी होंगे। नहीं, तो बोलता है लकड़ी या लोहे का बना होता है, बैलों द्वारा खींचा जाता है। मतलब हल को आप लोग पहले, अभी तो नहीं, अभी तो बहुत कम मात्रा में हल का प्रयोग करते हैं, अभी भी हो रहा है। तो ये क्या होता है, लकड़ी और लोहे, लकड़ी या लोहा अक्सर देखोगे जो धरती के अंदर जो भाग जाती है वो अक्सर लोहे की होती है, और जो लंबा सा इसका हैंडल लगा होता है वो क्या होता है, तो वो लकड़ी का होता है। ठीक, उसको हल बोलते हैं। तो हल के द्वारा भी क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। उसके बाद है कुदाली। क्या है, कुदाली। कुदाली आप लोग देखे होंगे सब कोई, बोलता है खरपतवार निकालने और मिट्टी पोला करने के लिए। खरपतवार निकालने और मिट्टी पोला करने के लिए। तो खरपतवार निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कुदाली का प्रयोग करते हैं ना, जिसे तमनी भी हम लोग बोलते हैं साधारण भाषा में, नहीं बोल। चलिए उसके बाद आता है कल्टीवेटर। क्या है, कल्टीवेटर। अब बोलता है ट्रैक्टर द्वारा संचालित, इससे श्रम और समय की बचत होती है। इससे क्या होता है, समय और श्रम की, मतलब मजदूरों की आवश्यकता कम होती है। ये कल्टीवेटर है, आप लोग देखो ट्रैक्टर के द्वारा जो मिट्टी तैयार करते हैं, नहीं करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, कल्टीवेटर। नहीं, इसमें क्या होता है, समय और श्रम, मतलब मजदूरों की संख्या ज्यादा नहीं लगती है। एक ट्रैक्टर ही पूरे बहुत बड़े भूभाग क्षेत्र को इसमें मिट्टी तैयार कर सकती है, जोत सकती है। इसमें समय की भी बचत होती है, जो मजदूर के द्वारा काम होता था 2 दिन 3 दिन में, ये मात्र 1 से 2 घंटे में हो जाती है। नहीं, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है दूसरा चरण में क्या है, बुआई। दूसरा चरण में क्या है, बुआई। चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। अगला है बुआई। अब बुआई में क्या होता है, पहला बात तो बुआई करने के लिए हम क्या करते हैं, बीजों का चयन करते हैं। मतलब अच्छे क्वालिटी का बीज होना चाहिए, तभी तो हम जैसा फल कहते हैं, जैसा बीज बोगे वैसा फल पाओगे। इसलिए उसके लिए हमको क्या चाहिए, बीज बहुत अच्छी मात्रा वाला चाहिए, मतलब अच्छे क्वालिटी का बीज चाहिए। तो उसका हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, अच्छा है खराब है कैसे बोलता है, पहला है बीजों का चयन। क्या है, बीजों का चयन। नहीं, बीजों का चयन। चलिए बीजों का चयन ना, बोलता है किसान अच्छी गुणवत्ता वाले साफ स्वस्थ बीजों का चयन करते हैं। पानी में डालने पर खराब बीज तैरने लगते हैं क्योंकि वे खोखले होते हैं और अच्छी बीज डूब जाते हैं। जब देखिए कोई फसल देखे, कोई बीज होगा छोटा छोटा, सॉरी कोई बीज होगा, तो जब हम उसको पानी में डुबाते हैं, साधारण रूप से आप चना ही ले लीजिए, जो चना देखेंगे खराब है, फोका हुआ है, वो क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, और जो चना एकदम दानेदार मजबूत होता है और अच्छा होता है वो जाके अंदर में धीरे धीरे बैठ जाती है। तो ये बीज का चयन करने के लिए एक अच्छा तरीका है। ठीक है, चलिए अब औजार, इसमें कौन सा औजार प्रयोग करता है भाई, वो भी तो जानना है। चलिए देखते हैं।
इसका प्रयोग करते हैं सीड ड्रिल। क्या करते हैं? सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल क्या होता है? आज का ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है यह बीजों को समान दूरी और गहराई पर बोता है और मिट्टी को ढक देता है ताकि पक्षी बीजों को ना खा सके। ठीक है, क्या होता है कि बीजों को बोना है, तो ऐसे तो आमतौर पे अभी भी बहुत सारे जगह पे खुरपी या कोई अन्य औजार से बोते हैं, लेकिन उसके जगह पे क्या हो गया है? सीड ड्रिल। ये क्या है? सीड ड्रिल। इसका प्रयोग किसमें करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं बीजों को बोने में। तो ये समान दूरी देखेंगे आप लोग, बड़े भूभाग में क्षेत्र जिसका बहुत अत्यधिक मात्रा में खेत रहता है, तो वो क्या, वैसे लोग क्या करते हैं? ट्रैक्टर से ही अपना क्या करते हैं? बीज की बुआई करते हैं। इससे क्या होता है? वो समान दूरी पे रहता है और पौधे जो एकदम निश्चित दूरी पे लगते हैं ताकि उसका विकास भी सही तरीके से हो पाता है। ठीक है, और इसको ढकते क्यों है? इसको ढकते इसलिए है ताकि कोई बीज पक्षी ना लग सके। उससे अगर ऊपर में बीज रह जाए तो होता क्या है कि कोई पक्षी आ जाए उसको चुन के खा लेती है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा? पौधे तो नहीं आएंगे, इसीलिए क्या होता है? ये अंदर तक जाती है। चलिए आगे देखते हैं। चरण तीसरा। अब चरण तीसरे में क्या है? चलिए चरण तीसरा में हम लोग देखते हैं। चरण तीसरा नहीं, अब चरण तीसरा में क्या है? ठीक, अब चरण तीसरा में बोल रहा है खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद एवं उर्वरक मिलाना। अब देखते हैं हम लोग खाद को मिलाते हुए आप लोग देखे होंगे। ठीक है, खाद मिलाते हैं, उर्वरक मिलाते हैं, नहीं देखते हैं। तो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। अब मिट्टी का पोषक स्तर बनाने के लिए, अब मिट्टी क्या होती है? बार बार फसल उपजाने से मिट्टी की पोषक क्षमता मतलब जो होती है, जो पोषक तत्वों की क्षमता होती है धीरे धीरे घटती है। तो इसलिए हम लोग अच्छे किस्म का फसल हो, अच्छा फसल हो, उसके लिए हम लोग क्या देते हैं? या तो खाद या तो उर्वरक का प्रयोग करते हैं। अब देखिए खाद क्या होता है और उर्वरक क्या होता है, इसमें इस दोनों में अंतर है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको मान लेते दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज होता है। चलिए देखते हैं खाद। ये खाद क्या है? तो बोलता है यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। क्या है? यह एक प्राकृतिक पदार्थ है, इसको ध्यान में रखिए। यह क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधे के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। इसे मिट्टी की जल धारण क्षमता और गठन में सुधार होता है। देखिए कब होता है? ये खाद क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, ये गोबर और पौधे के अवशेषों के विघटन मतलब सड़ने गलने के बाद इसका निर्माण होता है। किसका? तो ये है खाद। क्या है? खाद। दूसरा है उर्वरक। क्या है? उर्वरक। तो बोलता है यह फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। यह कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। ये बनाने वाला रासायनिक पदार्थ। अब देखिए उर्वरक क्या है? रासायनिक। और हमारा ये खाद क्या था? प्राकृतिक था। खाद क्या था? प्राकृतिक। चलिए आते उर्वरक पे। तो उर्वरक बोलता है उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाने वाला रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नहीं ये सब रासायनिक पदार्थ है से समृद्ध होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं यूरिया, पोटास और एनपीके। मतलब जैसे यूरिया पोटास मतलब खाद का नाम है। ठीक है, यूरिया पोटास ये सभी रासायनिक खाद है। आप लोग देखेंगे घर में आमतौर पे जब फसल हम लोग उपजाते हैं, किसान फैमिली से आप लोग हैं तो यूरिया पोटास का तो प्रयोग नहीं सभी कोई करते हैं नॉर्मल रूप से अभी, नहीं तो ये सब क्या है? रासायनिक पदार्थ। अब देखिए ये प्राकृतिक है, ये रासायनिक, तो इसमें कौन सा अच्छा होगा? स्वाभाविक है कि खाद अच्छा होगा क्योंकि ये प्राकृतिक है ये। और इसका हम लोग अभी अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? ज्यादातर उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे सेहत के लिए भी क्या है? हानिकारक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला आ जाइए। चलिए अगला पहले इसका कलर चेंज कर लें। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं इससे नुकसान क्या है। खाद से नुकसान देखिए उर्वरकों के ज्यादा उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम होती है और जल प्रदूषण होता है। इससे क्या होता है? मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी क्या होती है? कम होती है और इससे जल प्रदूषण अधिक मात्रा में होती है। किससे? उर्वरक से। किससे? उर्वरक से। नहीं, अब होता है फसल चक्र। अब फसल चक्र क्या? नहीं प्रश्न है आता है फसल चक्र क्या? इसको अभी शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं। इसका नोट्स अगर आप चाहे आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आपको नोट प्रोवाइड
करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं। तो मिट्टी में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति के लिए, मिट्टी में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति के लिए एक फसल के बाद दूसरी फसल किस्म की मतलब दूसरी किस्म की फसल, जैसे फलीदार पौधे एकांतर क्रम में उगाना। फलीदार पौधे की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। देखिए, इसके कहने का मतलब यही है कि हम लोग जब एक ही तरह का फसल उपजाते हैं उससे क्या होता है, मिट्टी के पोषक तत्व की क्षमता जो होती है उसके वो कम हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फसल बार बार फसल को क्या करते हैं, मतलब चेंज करके बोते हैं। उससे क्या होता है कि जो मिट्टी की पोषक तत्व रहती है, पोषण क्षमता होती है, वो क्या होती है, बनाए रखती है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं 2-3 साल तक लगातार हम लोग मकई या गेहूं बोते हैं, तो बीच में कम से कम एक बार फलीदार पौधा, जैसे फलदार पौधा हो, जैसे कि दलहन का पौधा हो गया, उसके जड़ों में जो पाया था, क्या पाया था, राइजोबियम। क्या पाया था, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि मिट्टी की पोषक तत्व जो क्षमता है उसकी पुनः उसको क्या कर देती है, ला देती है। इसीलिए फसल चक्र के दौरान बस इतना ही जानेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि हम लोग फसल को क्या करेंगे, चेंज करके बोएंगे। 2 साल पे 1 साल पे 2 साल पे क्या करेंगे, फसल को बो देंगे। दलहनी पौधे का प्रयोग ज्यादातर करेंगे। ठीक है, आइए अब चौथा चरण हम लोग देखते हैं। अब चौथा चरण में क्या है, ठीक है, अब चौथा चरण में देख लें, बोलता है सिंचाई। चौथा चरण क्या है, सिंचाई। चौथा चरण है सिंचाई। अब सिंचाई में क्या होगा, बोलता है निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना। क्या देना, जल देना सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल मतलब समय समय पे क्या देना, पौधे में जल देना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंचाई। क्या बोलेंगे, सिंचाई। चलिए उसके बाद होता है आधुनिक विधियां। अब आधुनिक विधि द्वारा भी क्या देते हैं, जल की बचत के लिए। अब आधुनिक विधि, बहुत सारा आधुनिक विधि, वैज्ञानिक विधि आ गया जिससे हम लोग क्या करते हैं, जल खेतों में देते हैं। अब उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, ठीक है, आइए चलिए अब आधुनिक विधि द्वारा देख लें। चलिए यहाँ है, अब उसको देखिए क्या होता है कि ये क्या लिखा हुआ, हटाना क्यों जरूरी है, हटाना क्यों जरूरी है। इसके पहले पूछता है इसका मतलब क्या। आधुनिक विधि यहाँ पे था ना। चलिए आ जाइए, इसको मिटा लें एक बार। ये देखते हैं इसको, इसके बारे में क्या है ये सब है। ठीक है, चलिए आइए। चलिए आधुनिक विधि क्या है, आधुनिक विधि जल की बचत के लिए, जल की बचत के लिए। तो इसमें क्या पहला है, छिड़काव तंत्र। क्या है, छिड़काव तंत्र। इसमें देखिए क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। होता है कि असमतल भूमि के लिए उपयोगी नोजल से वर्षा की तरह पानी का छिड़काव होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, जल का जो जल जो पौधे में देता है छिड़काव तंत्र द्वारा। आप लोग देखेंगे फिगर में, अभी फिगर होता है तो दिखाते हैं, इसके ऊपर फिगर सेट नहीं कर पाए तो अगले वीडियो में प्रयास करेंगे करने का। तो उसमें क्या होता है कि जल पाइप के द्वारा क्या होता है कि पहले तो एक मेन पाइप होता है, उससे क्या होता है छोटे छोटे छिद्र के द्वारा, जैसे यहाँ पे पंप से दिया जाएगा, तो छिड़काव की मदद से जैसे जिस तरह बारिश होती है उसी तरह क्या होता है कि जल वहां पे पौधे की जड़ों तक पहुंचते हैं। नहीं, चलिए उसके बाद है ड्रिप तंत्र। क्या है, ड्रिप तंत्र। ये क्या होता है कि बोलता है जल बूंद बूंद करके सीधे जड़ों में गिरता है। जल बूंद बूंद करके सीधे जड़ों में गिरता है। बोलता है यह फलदार पौधे के लिए सर्वोत्तम है। यह फलदार पौधे के लिए क्या है, सर्वोत्तम है। इसमें पानी बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उसके जड़ों तक क्या पाइप पहुंचाया जाता है, और बूंद बूंद करके इसमें पानी थोड़ा मतलब बहुत एकदम बहुत कम मात्रा में भरा होता है पानी, मतलब ना के बराबर होता है। ठीक है, इसमें एकदम जल पौधे के जड़ों तक पानी एकदम पाइप के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल बर्बाद नहीं होता, मतलब पानी इसमें बर्बाद नाव के बराबर होता है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं चरण 5वां क्या है, खरपतवार। क्या है, खरपतवार से सुरक्षा। जो एक्स्ट्रा पौधे नहीं मतलब पानी देने के बाद क्या होता है, एक्स्ट्रा पौधे भी हमारे फसल में उग जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग,
उसको तो हटाना होगा, नहीं तो क्या करेगा, हमारा जो मुख्य रूप से जो हमारा फसल है, जो पौधे हैं, उसको वो आगे वृद्धि नहीं करने देगा। तो बोलता है खरपतवार, बोलता है खेत में फसल के साथ साथ उगने वाले अवांछित पौधे, उसको क्या बोलेंगे, खरपतवार। क्या बोलेंगे, पूछेगा अगर खरपतवार किसे कहते हैं तो क्या होगा, खेत में फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको आगे देखते हैं। चलिए अब इसको हटाना क्यों जरूरी है ना, खरपतवार को हटाना क्यों जरूरी है, ठीक है, क्यों जरूरी, स्वाभाविक सभी को पता है, अगर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे मुख्य पौधे हैं उसको पोषक तत्व या अन्य चीजों की आवश्यकता जो पूरी होगी, वो अन्य पौधे भी उसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, और हमारे जो मुख्य पौधे हैं उसको हानि पहुंचेगी। तो देखते हैं, होता है ये जल पोषक तत्व, जल पोषक तत्व जगह और प्रकाश के लिए फसल से स्पर्धा करते हैं, जिससे फसल की वृद्धि प्रभावित होती है। मतलब उससे क्या करते हैं, स्पर्धा करते हैं, और फल के जो हमारा मुख्य फसल है, ये तो धान गेहूं जो भी हो, तो उससे क्या होता है, उसको प्रभावित करती है, उसको सही से वृद्धि विकास उसका हो पाता नहीं। ठीक, तो क्या बोलता है, नियंत्रण के तरीके। अब उसका नियंत्रण का तरीका क्या है, क्या करे, जो एक्स्ट्रा खरपतवार है, एक्स्ट्रा पेड़ पौधे होते हैं, उसको समाप्त किया जा सके। नहीं तो बोलता है निराई। क्या है, निराई। निराई क्या होता है, निराई उसको बोलते हैं खुरपी से हटाना। मतलब जो खरपतवार होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, खुरपी के मदद से उसको हटाते हैं। नहीं, जो खुरपी की मदद से जो भी खरपतवार एक्स्ट्रा पौधे उसमें उग जाते हैं, उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। नहीं, चलिए अब रासायनिक विधि भी है। ठीक है, मजदूर नहीं लगाएंगे भाई, तो अब कैसे किया जाए, तो एक रासायनिक पदार्थ भी आता है, उसका नाम है 2,4-D। क्या नाम है, 2,4-D। इसका अगर छिड़काव कर देते हैं तो वहां पे जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिक मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक, ये रासायनिक, इसको याद रखिएगा, 2,4-D। वीवीआई क्वेश्चन समझिए एक तरह से। ठीक है, चलिए अब क्या है, छठा चरण कौन सा है, इसको बोलते हैं कटाई। क्या बोलते हैं, छठा चरण कटाई। नहीं, अब कटाई क्या होता है, चलिए देखते हैं। बोलता है फसल पक जाने के बाद, फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही कटाई कहलाता है। ठीक है, अब मान लो मेरा फसल तैयार हो चुका है, पक चुका है पूर्ण रूप से, तो उसको क्या करेंगे, उसको काटेंगे। नहीं, काटेंगे तो उसी को बोलते हैं कटाई। क्या कहते हैं, उसी को कटाई कहते हैं। अब थ्रेसरिंग देखिए, बीच में बोलते थ्रेसरिंग तो होता है, तो अभी उसको जानेंगे हम लोग, थ्रेसरिंग क्या होता है ना। चलिए आइए, इसको मिटा के बाद फिर अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। ठीक, चलिए ये क्या है, थ्रेसरिंग। बोलता है कि बीजों दोनों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो थ्रेसरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, थ्रेसरिंग। ये क्या होता है कि हम जो बीज देखेंगे आप लोग, धान का बीज हुआ, गेहूं का बीज, उससे उसमें बहुत सारा क्या होता है, भूसा लगा हुआ तो नहीं होता है, एक्स्ट्रा जो उसका क्या होता है, एक्स्ट्रा उसके कोई जो परत होता है, उसी को बोलता है कि भूसे भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कहलाती है थ्रेसरिंग। नहीं, आप लोग किए भी होंगे थ्रेसरिंग, थ्रेसर वगैरह। चलिए कंबाइन, ये क्या होता है, बोलता है ये मशीन हार्वेस्टर, हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का संयुक्त रूप है। देखिए ये क्या होता है, मशीन हार्वेस्टर और जो काटने वाला एक नहीं होता है, और एक दोनों साथ के, मतलब इसमें क्या होता है, काटने वाला और दोनों अलग करने वाला, दोनों एक ही संयुक्त रूप, एक ही रूप में होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंबाइन। नहीं, चलिए आगे देखते हैं। बोलता है विनोई। ये क्या है, बोलता है छोटे किसान हवा की मदद से दानों को फसलों से अलग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विनोई। नहीं, समझने के लिए फटकना। क्या है, फटकना, ऐसे तो फटकते जो है ना, उसी को क्या बोलेंगे, बिनोई। ठीक, चलिए अगला और लास्ट पॉइंट देखते हैं, क्या है, तो वो है भंडारण। क्या है, भंडारण। नहीं, चलिए देखते हैं भंडारण को। चलिए, होता है कि नमी से सुरक्षा, आप भंडारण को करते हैं, उसमें देखिए क्या होता है, ताजा फसल में नमी अधिक होती है, ताजा फसल में क्या होती है, नमी अधिक होती है। भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, ताकि सूक्ष्म जीवों और फफूंदों से खराब ना हो। देखिए इसमें क्या होता है कि अब जब हम क्या करते हैं, इसका भंडारण करने से पहले उस फसल को क्या करते हैं, सुखाते हैं, फसल को सुखाते हैं। नहीं, क्यों सुखाते हैं, क्योंकि उसमें जो नमी रहती है वो क्या होती है, वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नमी रहने से क्या होगा कि उसमें हमारी फसल आगे चल के खराब हो सकती है, उसमें कवक, नहीं, कवक वगैरह जो भी होंगे, फफूंद, वो सब क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव इतना हुए तो उस पर अटैक करके उसको खराब कर सकते हैं।
नहीं। अब उसका तरीका क्या है? नहीं, बोलता है किसान जूट के बोरे या धातु के पात्रों में रखते हैं। कौन? जो फसल हम उपजाए उसको कहाँ रखेंगे? जूट के बोरे या तो धातु के पात्रों में क्या करते हैं? रखते हैं उसको। नहीं, अगला होता है कि बड़े पैमाने पर साइलो भंडार गृहों का उपयोग करते हैं ताकि चूहे और कीटों के मतलब सॉरी कीटों से बचाया जा सके। कीटों से बचाया जा सके किसको? फसल को। किसको बताएंगे? फसल को। नहीं, कीटों मतलब उसका बड़े अगर उसको क्या कहते हैं, जैसे कि बहुत सारा भंडार जब फसल वगैरह अत्यधिक मात्रा में रखते हैं, ठीक है, उसी को होता है। आप घरेलू भंडार में नमी की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। देखिए जो घरेलू भंडारण में क्या करता है? नमी की, नहीं यहाँ देखिए, घरेलू भंडारण में नमी की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। नमी की सूखी पत्तियों का। चलिए इससे आगे देखते हैं। आगे क्या है? ठीक है, उस पत्तियों का हम लोग अभी प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। चलिए अब है कि अब इसका क्या होता है? जंतुओं से भोजन। जंतुओं से भोजन। अब देखिए जंतुओं से भोजन मतलब इससे क्या होता है? फसल लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पशुपालन भी कर सकते हैं। क्या करते हैं? पशुपालन होता है कि जब भोजन के लिए पशुओं को बड़े पैमाने पर पाला जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, उसको क्या कहते हैं? पशुपालन। क्या कहते हैं? पशुपालन उसको कहते हैं। ठीक है, तो पशुपालन में पौधे जो हम खेती वगैरह करते हैं उससे पशुपालन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य एक है कि मछली से कांट लीवर, कौन सा? कांट लीवर तेल मिलता है। इसे क्या मिलता है? तेल मिलता है, जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में होता है। जब ये बुक पढ़ेंगे इसमें एक लास्ट में एक पॉइंट दिया था, ठीक है, इसलिए इसको हम अभी बता दिए। ठीक है, तो होता मछली से कांट लीवर से क्या मिलता है? तेल मिलता है, जिससे विटामिन डी की अधिक मात्रा उसमें होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर नहीं भी लगी हो तो कोई बात नहीं है, प्रयास करेंगे धीरे धीरे वीडियो को इम्प्रूव करने का। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा, कैसा बना है। ठीक है, हम लगातार प्रयास करेंगे कि वीडियो लगातार आते रहे और इसी तरह जितनी भी क्लास की होगी वीडियो उसको हम लाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।